Hello, my dear students. Welcome back to my channel. My name is Prachi Sharma, and so far we are working on periodic table. और हमारा टारगेट है कि हमें 4 महीने में पूरा का पूरा सिलेबस केमिस्ट्री का कवर अप करना है डिटेल में, नॉट द रिविजन बट डिटेल में. सो जिन स्टूडेंट्स ने केमिस्ट्री की पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं करी है या उन्होंने स्टार्ट करी है बट बिट्स एंड पीसेस में पढ़ाई करी है, सो व्हाट वी आर डूइंग इज हमने टारगेट किया है कि इन 4 मंथ्स एवरी वीक हम 3 से 4 घंटे निकालेंगे. उतना तो आप कर ही सकते हैं और उसके बेसिस पे हम 4 मंथ्स में आपका पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस कवर अप करेंगे. आई अंडरस्टैंड कि क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, सो इट्स नॉट अ वेरी फास्ट पेस्ड कोर्स, इट इज बट थरो वन. सो इफ यू वांट टू टारगेट 95 प्लस इन केमिस्ट्री एंड यू वांट टू मेक श्योर कि आपको सारे ही कॉन्सेप्ट्स डिटेल में आते हों, तो दिस इज वॉट वी आर वर्किंग ऑन. दिस इज हाउ इट वुड हेल्प यू. हर वीक हम कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और वीकेंड तक आप उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप उन्हें प्रैक्टिस करेंगे. सो दिस इज हाउ इट्स गोना बी. एंड इफ यू हैव एनी सजेशंस और एनी रिकमेंडेशंस और एनी रिक्वेस्ट्स, so please feel free to drop a message in the comment box below, or you can reach out to me on Telegram channel. You can also write me an email at psclassesicse@gmail.com. So students, without wasting any time, let's get started. Alright students, so एक फटाफट recap लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है. इससे पहले हमने मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर और एटॉमिक साइजेस के बारे में डिस्कशन किया था. अब इसके एक छोटा सा रीकैप लेते हैं बिफोर हम केमिकल रिएक्टिविटी पे आए. सो लेट्स डू दैट फर्स्ट. सो जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं पीरियोडिक टेबल की. जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं और जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं, ठीक है. सो लेट्स से दिस इज एन एटम. So when you're going across, and let's say we have 2 shells, okay, we are starting from the second period. So you have 2 shells. So what happens when you're going across a period? आपके number of shells तो same रहते हैं, पर थोड़ा थोड़ा size decrease होता रहता है. So I'm not sure if I'll be able to make it very well, but I hope it makes sense. Then when we are coming down to the group, तो आपके number of shells increase होते रहते हैं. ठीक है. सो जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका एटॉमिक साइज भी बढ़ता है. सो अब एक और चीज इसमें हमें क्या समझनी है, हमें एक और चीज समझनी है जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है. सो जब हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो आपके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ही है. ठीक है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 ही है, 2 है तो 2 है सब में. ठीक है. जब हम अक्रॉस अ पीरियड जा रहे हैं तो उसमें आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं. ठीक है, 3 हो गए, देन 4 हो गए. ठीक है. अब हमें इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग से एक क्विकली रिकैप लेंगे चीज़ों का जो अभी तक हमने पढ़ी है. सो सबसे पहली चीज़ हमने क्या पढ़ी है, सबसे पहली चीज़ हमने पढ़ी है कि हाँ, तो सबसे पहली चीज़ हमने पढ़ी है एटॉमिक रेडियस. ठीक है. सो अगर हम अक्रॉस अ पीरियड की बात करें, सो व्हेन वी आर गोइंग अक्रॉस अ पीरियड तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जाता है. डिक्रीज कैसे हो रहा है कि बीचों बीच आपका न्यूक्लियर पुल है, मैं उसको NL लिख रही हूं. ठीक है. न्यूक्लियर पुल हमारा पॉजिटिव हुआ. न्यूक्लियर पुल का काम किया है कि जो भी आउटर मोस्ट शेल है ना, उसको मैं क्लोजली अपने पास रखना चाहता हूँ. ठीक है. मैं नहीं चाहता कि हमारे बाहर वाले शेल से कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं जंप कर जाए. तो जो न्यूक्लियर पुल है इज लाइक द हेड ऑफ द फैमिली. वो सबको अपने हिसाब से तरीके से रखना चाहता है, फैमिली तरीके से चलनी चाहिए, तो वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को पास में रखना चाहता है. अब जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, हमारा न्यूक्लियर पुल भी तो बढ़ेगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे उतना पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ेगा. अब हमारे शेल्स तो उतने ही हैं, तो जब शेल्स उतनी ही है, मान लो 2 ही शेल है और हमारा न्यूक्लियस है, उसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, या हमारे जो हेड ऑफ द फैमिलीज हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है फैमिली में, तो वो हमारा जो आउटर मोस्ट शेल है उसको अपनी तरफ अट्रैक्टेड ही रखेंगे, क्लोजली पैक्ड रखेंगे, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को इजीली जंप करने नहीं देंगे. ठीक है. तो जब हम अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है. जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं, तो अब डाउन द ग्रुप क्या है, मान लो हेड ऑफ द फैमिली है, बट हमारी फैमिली ब्रांच होती जा रही है. ब्रांच होती जा रही है मतलब कि मान लो द हेड ऑफ द फैमिली हैड 2 किड्स
and those 2 kids had like 3 more kids and the 3 more kids had like 4 more kids. So इससे क्या हुआ कि आपकी फैमिली एक्सपैंड होती जा रही है. नाउ द हेड ऑफ द फैमिली कैन नॉट कंट्रोल ईच एंड एवरी शेल उतना स्ट्रांगली जितना कि अगर क्लोजली पैक्ड फैमिली होती या छोटी फैमिली होती तो ज्यादा बेटरली वो पैकअप कर पाते. नाउ सिंस शेल्स आर इंक्रीजिंग तो न्यूक्लियर पुल इज डिक्रीजिंग. ठीक है. सो आउटर मोस्ट तो इसमें हमारा क्या हुआ, एटॉमिक साइज बढ़ेगा. ठीक है. सो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस. अब इसी चीज में एक फटाफट और चीज समझते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है. सो मेटल्स हमेशा वो होते हैं जो इजीली डोनेट कर सकते हैं. ठीक है. डोनेशंस में बिलीव करते हैं, इजीली डोनेट कर सकते हैं वो मेटल्स होंगे या उनका हाई मेटालिक कैरेक्टर होगा. सो अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो डोनेशन देनी आसान होगी, तो इसीलिए मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा. अगर आप नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात करें तो अगर आप इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं तो आप नॉन मेटल हैं. ठीक है. सो इसीलिए जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए, तो जो हमारा सबसे पहले वाला पार्ट है ये मेटल्स कैटेगरी में आया. बीच में मतलब नॉट हियर बट जैसे जैसे आप और बीच में जाते हैं तो आप मेटलॉइड्स पे आ जाएंगे. और जैसे ही आप पीरियड के एंड में पहुंचेंगे जहां पे आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे आउटर मोस्ट शेल में, वो आपके नॉन मेटल्स हो जाएंगे. ठीक है. और नॉन मेटल्स के जस्ट बाद कौन से होते हैं, आपकी गैसेस होती हैं. कौन सी आपकी सबसे लास्ट में आ जाएंगी, नोबल गैसेस. सो नोबल गैसेस में क्योंकि ऑक्टेट पूरा होता है सो कोई हमारा कैरेक्टर नहीं होता, वो स्टेबल है. ठीक है. अब वैसे ही अगर हम मेटालिक कैरेक्टर का डाउन द ग्रुप बात करें तो जैसे जैसे आपका साइज बढ़ेगा, आउटर मोस्ट शेल अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, आसान होता जाएगा. क्योंकि साइज बढ़ता जा रहा है तो आउटर मोस्ट शेल में क्या हो रहा है ज्यादा पता नहीं है. ठीक है. उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो इससे क्या हुआ कि जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो हमारा मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा. इजी डोनेशन होती जाएगी, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा. आगे बात समझ में. सो दिस इज हमारी बेसिक रिविजन फ्रॉम द प्रीवियस पार्ट जो भी हमने अब तक कवर किया था. ठीक है. अब आते हैं आज के सेशन पे. अब पिछले सेशन में एक छोटा पार्ट रह गया था, दैट वाज नॉन मेटल्स की ऑक्सीडाइजिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. सो नॉन मेटालिक जो ऑक्साइड्स होते हैं, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि वो लेट्स जस्ट रीड इट हियर एंड देन आई विल एक्सप्लेन. सो द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स आल्सो शो पीरियोडिसिटी. आल्सो शो पीरियोडिसिटी मतलब जब आप अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर. जब आप अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं, ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड से लेके नॉन मेटालिक ऑक्साइड जब आप पहुंचेंगे तो ये भी पीरियोडिसिटी शो करता है. दैट मीन्स अगर मैं मेटालिक ऑक्साइड की बात करूं, उसका नेचर कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है, वो अक्रॉस द पीरियड चेंज होता जाएगा क्योंकि धीरे धीरे नॉन मेटल्स आ जाएंगे. ठीक है. सो इसे पीरियोडिसिटी कहेंगे कि वो भी जो हमारे ऑक्साइड्स हैं वो भी पीरियोडिसिटी शो करेंगे. ठीक है. सो लेट्स कम बैक एंड रीड. Across a period, the oxides of elements in a particular period show decreasing basic nature and finally become acidic. इसका मतलब क्या है, अक्रॉस अ पीरियड जो हम जाएंगे, हम स्टार्ट करेंगे बेसिक नेचर से. बेसिक नेचर धीरे धीरे कम होती जाएगी और एट द एंड जब आप नॉन मेटल्स पर आएंगे, जो आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन वाली कैटेगरी है, वहां पर आके वो एसिडिक हो जाएगी. एसिडिक ऑक्साइड, ये हो गया बेसिक नेचर ऑक्साइड. सो इससे क्या पता चला कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स हैं बेसिक हैं और जब तक हम नॉन मेटालिक साइड पे आएंगे वो एसिडिक हो जाएंगे. तो अगर कोई आपसे पूछे हाउ इज एसिडिक नेचर और हाउ इज व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, तो एसिडिक नेचर स्टार्टिंग से तो बिल्कुल लो थी, तो लो से हाई हो गई एसिडिक नेचर. करेक्ट. क्योंकि जब आप स्टार्ट कर रहे हैं मेटल से तो बेसिक है ना. ठीक है. और अगर कोई आपसे पूछे कि बेसिक नेचर की पीरियोडिसिटी क्या है, तो आप कहेंगे कि बेसिक जो नेचर है ऑक्साइड्स की वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है. आ रही है बात समझ में. तो कोई भी एक पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको दोनों पूछे जाएं और दोनों ही चीज का आंसर आप कर सकते हैं. बेसिक इंफॉर्मेशन अप्लाई करनी है. ठीक है. ये हो गया हमारा नेचर ऑफ ऑक्साइड्स. अब एग्जाम्पल दी ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड. नाउ थर्ड पीरियड के उन्होंने दे रखे हैं. सो थर्ड पीरियड अब यहाँ से आपके मेटल से स्टार्ट हुआ.
लेट्स यूज डिफरेंट कलर हियर. सो आपका यहाँ मेटल से स्टार्ट हुआ तो स्ट्रांगली बेसिक है, धीरे धीरे यहाँ पर आया, ये एम्फोटेरिक हो गया. एम्फोटेरिक हम एसिड बेसिस सॉल्ट में पढ़ेंगे, पर एम्फोटेरिक वो ऑक्साइड होता है, ये आपका एक्सेप्शनल केस है, वो ऑक्साइड होता है कि जो सिचुएशन के हिसाब से, दैट मीन्स कि किससे उसका रिएक्शन हो रहा है, बेस्ड ऑन दैट वो एसिडिक बिहेवियर भी शो कर सकता है और वो बेसिक बिहेवियर भी शो कर सकता है. ठीक है. सो एम्फोटेरिक एल्यूमिनियम का एक एक्सेप्शनल केस है, याद रखिए. देन फीबली एसिडिक, फिर एसिडिक, मोर एसिडिक एंड मोस्ट एसिडिक. तो जैसे ही आप अक्रॉस द पीरियड मूव कर रहे हैं तो आपका बेसिक नेचर से स्टार्ट होते होते बेसिक नेचर डिक्रीज होता जा रहा है और एसिडिक नेचर इंक्रीज होता जा रहा है. आगे बात समझ. नाउ डाउन द ग्रुप, द बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स इंक्रीजेस. क्यों? क्योंकि जो मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज हो रहा है जब आप डाउन द ग्रुप आ रहे हैं. मेटालिक कैरेक्टर मतलब डोनेशन वाला कैरेक्टर. क्योंकि डोनेशन वाला कैरेक्टर आपका इंक्रीज हो रहा है तो आपका बेसिक नेचर भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. नाउ केमिकल रिएक्टिविटी. अब केमिकल रिएक्टिविटी तो बहुत ही सिंपल है. अगर हम मेटल्स की बात करें और हम यहाँ नॉन मेटल्स की बात करें, ठीक है. अब मेटल्स की रिएक्टिविटी किस बात पे डिपेंड करती है? वो इस बात पे डिपेंड करती है कितने प्यार से वो डोनेशन दे सकता है. और नॉन मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक इस बात पे डिपेंड करती है वो कितने प्यार से डोनेशन ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है. ठीक है. तो यही हमारी केमिकल रिएक्टिविटी है. मेटल्स की केमिकल रिएक्टिविटी इसी बात पे डिपेंड करेगी. तो अगर हमारा मेटालिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे आने में इंक्रीज होता है तो हमारी केमिकल रिएक्टिविटी मेटल्स की डाउन द ग्रुप आते हुए इंक्रीज होती है. नॉन मेटल्स में अक्रॉस अ पीरियड आते हुए अगर आपके नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो आपकी नॉन मेटल्स की केमिकल रिएक्टिविटी अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीज होती है. ठीक है. एंड सिमिलरली मेटल्स को अगर हम अक्रॉस द, पहले एक एक करके करते हैं. जैसे मान लो मेटल्स हैं, मेटल्स आपके डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो डाउन द ग्रुप आपकी मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हुआ तो इसीलिए आपकी केमिकल रिएक्टिविटी भी इंक्रीज हुई. ठीक है. अगर मेटल्स अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है अक्रॉस द पीरियड, तो इसीलिए आपकी केमिकल रिएक्टिविटी मेटल्स की डिक्रीज होती है. ठीक है. अब नॉन मेटल्स की बात करते हैं. नॉन मेटालिक कैरेक्टर जब अक्रॉस द पीरियड आते हैं तो बढ़ता जाता है. अभी रिवाइज किया था, बढ़ता जाएगा नॉन मेटालिक कैरेक्टर. क्योंकि बढ़ता जाएगा तो केमिकल रिएक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी. सब कुछ आपस में इंटरलिंक्ड है, आपको बस बेसिक नॉलेज अप्लाई करनी है. सो नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपका बढ़ता जाएगा. ठीक है. इसी वजह से आपकी केमिकल रिएक्टिविटी नॉन मेटल्स की बढ़ती जाएगी. और डाउन द ग्रुप में भी सिमिलर. ठीक है. एक बार आके वापस आके यहाँ पे रीड करते हैं. केमिकल रिएक्टिविटी, द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन देयर टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट ऑक्टेट. सही बात है. आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स का केमिकल रिएक्टिविटी की बेसिक समझ है. ग्रेटर द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर इज द रिएक्टिविटी केस ऑफ मेटल्स. ठीक है. ये वही बात है जो मैंने अभी आपको समझाई थी. Similarly, greater the tendency to gain electrons, greater the reactivity of non-metals. ठीक है. अब ट्रेंड समझते हैं. Trends in chemical reactivity across a period. On moving from left to right in a period, the chemical reactivity of elements first decreases and then increases. ठीक है. So first decreases and then increases मतलब कि जब हम बीच में आते हैं ना मेटालॉइड्स के आसपास, तो उस केस में क्या होता है कि क्योंकि जो आउटर मोस्ट शेल में है आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो इतना आसानी से आपका वो पता नहीं चलेगा कि उसको एक्सेप्ट करूं या मैं डोनेट करूं. ठीक है. तो वो दूसरे टाइप के बॉन्ड्स बनाएगा. इंस्टेड ऑफ फॉर कंप्लीटिंग द आउटर मोस्ट ऑक्टेट अलग टाइप के बॉन्ड्स बनेंगे जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है. सो इसीलिए जो केमिकल रिएक्टिविटी है मेटल्स की वो पहले डिक्रीज होती है बट फिर नॉन मेटल्स आने लगते हैं तो फिर इंक्रीज होती है. आई बात समझ. Let's move on to the next part. The group 1 element can lose electrons easily as compared to group 2. ठीक है. Similarly, group 2 elements can also lose electrons easily but only in comparison to group 13 and not all in comparison to group 1. As the tendency to lose electrons decreases,
जब भी आप ऐसी चीज़ें पढ़ें हमेशा पीरियोडिक टेबल सामने खोल के रखें, ताकि आप, क्योंकि जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं तो आपको पोजीशनिंग के हिसाब से इमेजिनेशन है पीरियोडिक टेबल की, पर जब हम ऐसे ग्रुप्स की बात कर रहे हैं अभी आप उतने क्योंकि स्टार्टिंग है आपकी, आप इतने प्रोफिशिएंट नहीं होंगे कि आपके ग्रुप्स पढ़ते पढ़ते इमेजिन हो पाए। तो बेटर ये रहेगा कि आप पीरियोडिक टेबल को प्रिंट आउट करके सामने रखें जब आप चैप्टर पढ़ें, ताकि जब भी कोई रेफरेंस आए आप डायरेक्टली अपनी इमेजिनेशन को लिंक कर सके। उससे आपको ज़्यादा टाइम तक वो चीज़ें याद रहेंगी। रिवीजन के टाइम पे भी इमेजिनेशन में पीरियोडिक टेबल का चार्ट आ जाएगा, परेशानी नहीं होगी। ठीक है। नाउ एज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस, जैसे जैसे हम अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन कम होती जाती है। ठीक है। सो इस वजह से रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है इन केस ऑफ मेटल्स, बट देन नॉन मेटल्स के केस में वो फिर इंक्रीज हो जाती है जैसे हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पीरियड पहुंचेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे उन्होंने मेंशन है कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया सोडियम से, मोस्ट रिएक्टिव मेटल, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर ये लीस्ट रिएक्टिव हो गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर आप देखेंगे तो धीरे धीरे फिर नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी इंक्रीज होती जाती है। ठीक है। डाउन द ग्रुप आते हैं। द टेंडेंसी टू ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। हम बढ़ती क्यों है? क्योंकि साइज बढ़ता जा रहा है तो लास्ट वाले शेल डोनेट कर देगा। The tendency of losing electron increases down the group since chemical reactivity in metals depend upon the tendency to lose electrons. Thus reactivity increases on going down the group. ठीक है। जो हमने डिस्कशन किया ना वही चीज बस रिटन फॉर्मेट में है। अगर कुछ भी स्ट्रेस हो, नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट करना। नेक्स्ट सेशन में हम थोड़ा पढ़ाने का तरीका बदल देंगे या समझाने का तरीका बदल देंगे, पर स्ट्रेस मत होना। उसके आगे बढ़ते हैं। Now the chemical reactivity of non-metals decreases on going down the group. अब भाई इनकी डिक्रीज क्यों होती है? क्योंकि साइज बढ़ता जा रहा है। यहाँ वापस आते हैं। क्योंकि जब हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं हमारे साइज बढ़ रहा है, दैट मीन्स नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। अब जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे किसी भी इलेक्ट्रॉन का आना इलेक्ट्रॉन के आटम के अंदर और जाना कौन डिसाइड करता है? हमारा न्यूक्लियर पुल, जो बीचों बीच न्यूक्लियस है, हेड ऑफ द फैमिली, वो कंट्रोल करेगा। जितना स्ट्रांग उसका कंट्रोल होगा उतना इजीली वो उस चीज पे डिसीजन ले पाएगा। अब जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रॉन का साइज बढ़ता जाएगा तो लास्ट वाले शेल में एक्सेप्ट करना मुश्किल होता जाएगा। डोनेट करना तो आसान हो जाएगा अगर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है बाहर वाले शेल में, पर जब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं वो थोड़ा मुश्किल होता जाएगा। ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियर पुल को ही अपनी एनर्जी यूज करके उसको अंदर पुल करना पड़ेगा। ठीक है। सो दैट इज वाई जब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो डाउन द ग्रुप आते आते उनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है। लेट्स मूव ऑन टू ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा नहीं पूछी जाती हैं, बट आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए छोटा सा एक कॉलम बना के बस याद करने के लिए आप लिख लें कि जब भी हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं इट डिक्रीजेज व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप। ठीक है। तो आप एक छोटा सा चार्ट बना लेंगे कि जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और उसके बाद आप यहां लिखेंगे डाउन द ग्रुप, और आप यहां लिखेंगे डिक्रीजेस, फिर आप यहां लिखेंगे अक्रॉस अ पीरियड, और आप लिखेंगे इंक्रीजेस। सो जो भी चीज ऐसी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट पूछी जा सकती है, उसको आप छोटा सा चार्ट की फॉर्म में हमेशा अपनी नोट्स के साइड में लिख दें, ताकि ऐसा ना हो कि आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ रहा है बट रिविजन में आसान हो जाए। ठीक है। देन वी कम बैक ऑन द स्टॉप पोर्शन। नाउ नोट अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट टू राइट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट यूजुअली इंक्रीजेस अप टू ग्रुप 14 एंड देन डिक्रीजेस। तो इसमें वो कुछ पार्ट है, एक्सेप्शनल पार्ट है। देन डेंसिटी, अच्छा पिछले वाले पार्ट में आ ही जाते हैं एक बार। तो ग्रुप 14 तक तो वो इंक्रीज होती है एंड देन उसके बाद डिक्रीज शो करती है। इसकी रीजनिंग वगैरह की डिटेल में मत जाना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हो। अगर केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और आगे भी केमिस्ट्री लेने की इच्छा है और आपके पास टाइम भी है तो आप डेफिनेटली देखें, पर उसके अलावा अभी ज़रूरत नहीं है। देन व्हेन वी कम ऑन डेंसिटी, density of elements across a period increases gradually to maximum and then slight decrease may be noticed. ठीक है। Then down a group density of element increases gradually.
इसके ऊपर बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली मैंने नहीं देखे। अगर स्कूल में प्री बोर्ड का पेपर वो डिफिकल्ट करना चाहते हैं देन दे मे पुट दिस इन, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी ना क्वेश्चंस का एक अलग वीडियो बनाया जाएगा। क्वेश्चंस ये वाले आप सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई डाउट आए तो आप कमेंट में या टेलीग्राम पे या ईमेल पे मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू आयनाइजेशन पोटेंशियल। अभी हमने बात करी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की और एक्सेप्ट करने की, उसी बेसिस पे हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों इसी बात पे डिपेंड करता है। हम ये दोनों ही आज कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत फ्रेश टॉपिक है, अभी अभी डिस्कस किया है तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ आयनाइजेशन पोटेंशियल। हमने ये डिस्कस किया कि जो हमारे मेटल्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना होता है, ठीक है। अब जब हम किसी मेटल को ये बोलेंगे कि नॉट मेटल, किसी एलिमेंट को हम ये बोले कि तुम्हें अपना इलेक्ट्रॉन हमें देना है, तो वो ऐसे थोड़ी दे देगा, हमें थोड़ा फोर्स करना पड़ेगा। अगर कोई हेड ऑफ द फैमिली से ये कहे कि आउटर मोस्ट शेल में से आप एक बच्चे को बाहर भेज दें, ठीक है, दूसरे के घर में खेलने के लिए भेज दें, बट हेड ऑफ द फैमिली इज वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, तो आसानी से थोड़ी दे देगा, और आसानी से नहीं भेजेंगे, तो उन्हें बहुत ज्यादा पुश और प्रेशर की जरूरत होगी कि सारे फैमिली मेंबर्स भी बोल रहे हैं, बाहर वाले पड़ोसी भी बोल रहे हैं नहीं हमारे घर बच्चा भेज दो खेलने के लिए, हमारे अगर एक ही बच्चा है दोनों साथ में खेल लेंगे, ट्यूनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, पर जैसे जैसे शेल्स बढ़ते जाते हैं वो एनर्जी देने की जरूरत कम पड़ती जाती है, क्योंकि जैसे हमने देखा कि जैसे जैसे शेल्स बढ़ते जाएंगे हेड ऑफ द फैमिली का कंट्रोल कम होता जाएगा। जैसे जैसे कम हुआ, अब हमारे इतने कजन हो चुके हैं, एक कजन अगर बाहर खेलने भी चला गया तो क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्टली वही लॉजिक है इधर। सो आयनाइजेशन एनर्जी को हम ऐसे ही समझेंगे। सबसे पहली बात, अगर किसी भी एलिमेंट को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है तो उसको आउटसाइड एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और वो एनर्जी जब उसे मिलेगी तो वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा और खुद पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव गैसियस स्टेट में आ जाएगा, आयनाइज्ड स्टेट में भी कह सकते हैं। सो इसीलिए हम इसे आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। सो अब हम इसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे। अब हम एग्जाम में तो ऐसे नहीं लिखेंगे, तो एग्जाम में हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे डेफिनेशन, the energy required to remove an electron from a neutral isolated gaseous atom। neutral isolated gaseous atom मतलब न्यूट्रल मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कोई चार्ज नहीं है उसके ऊपर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर हैं, ठीक है, एंड कन्वर्ट इट इनटू अ पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसियस आयन। पॉजिटिवली चार्ज कैसे हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, हमारे प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो पॉजिटिव हो जाएगा। This is called ionization potential or ionization energy or first ionization energy IE1। इसकी जो आगे डिटेल है ना, IE1 क्यों बोला, ये 11th क्लास में आएगी, क्योंकि ये एनर्जी का मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ। जब पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक इतनी एनर्जी है, और जब दूसरा भी इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो थोड़ी ज्यादा एनर्जी लगेगी, तीसरा भी निकालोगे तो और लगेगी। तो E1 E2 E3 सॉरी इलेक्ट्रॉन IE1 IE2 IE3 इस तरीके से हम उसे आगे डिटेल में पढ़ते हैं, पर अभी के लिए आप बस इतना ही पढ़ें। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। और इसको हमने रिप्रेजेंट कैसे किया, M कोई भी एलिमेंट ले लिया प्लस आयनाइजेशन एनर्जी, हमने उसको एनर्जी दी, रिटर्न में क्या हुआ, वो एलिमेंट पॉजिटिव हो गया और एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। आगे बात समझ, बहुत बढ़िया, आगे चलें। अब इसकी यूनिट क्या होती है, जब एनर्जी देंगे और कुछ हमारा रिएक्शन हो रहा है या मतलब कुछ इफेक्ट आ रहा है हमारे एलिमेंट पे, तो उसका हम मेजरिंग कैसे करेंगे। सो आयनाइजेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, इट्स मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम, सो EV पर एटम, एंड इट्स SI यूनिट इज किलो जूल पर मोल। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, शॉर्ट में, कहीं भी एक नंबर में आ सकता है कि वो आपसे पूछ लें कि यूनिट क्या है, ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए। अब आयनाइजेशन एनर्जी किस बात पे डिपेंड करती है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ना। हमने डिस्कस किया कि न्यूक्लियर चार्ज, या तो न्यूक्लियर चार्ज बहुत ही तगड़ा हो, ठीक है, बीचों बीच होल्ड बहुत ज्यादा हो, कि आसपास के शेल्स जैसे हैं, मान लो कि आपके पास 2 शेल्स हैं पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं,
तो इससे क्या होगा कि जो होल्ड है वो स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे ना, वो ये और देखते जाएंगे हेड ऑफ द फैमिली कि भाई जब 2 ही शेल्स हैं इनको बहुत ही क्लोजली पैक्ड रखो, नंबर ऑफ बच्चे बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, पर इन्हें क्लोजली पैक्ड रखो। ठीक है, कि मतलब आप नंबर ऑफ बच्चे इसमें ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि हेड ऑफ द फैमिली का एक ही बच्चा है और उन्होंने मल्टीपल बच्चे करे हैं, तो वो है तो एक ही सिंगल फैमिली ना, तो उन बच्चों को वो कंट्रोल कर सकते हैं। पर अगर उनके ही 2 या 3 बच्चे, हेड ऑफ द फैमिली के 2-3 बच्चे हैं, फिर उनके भी आगे 2-3 बच्चे हैं, तो क्या हुआ, शेल्स बढ़ते जा रहे हैं। शेल्स मतलब जनरेशन लेयरिंग बढ़ती जा रही है, तो उससे क्या होगा, हेड ऑफ द फैमिली का कंट्रोल कम होता जाएगा। ठीक है, तो अटोमिक साइज आपके फैमिली के जनरेशनल सर्कल्स हैं। तो अटोमिक साइज क्या हुआ, अगर अटोमिक साइज ज्यादा होगा तो इजीली बाहर का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इजीली हम उसे निकाल लेंगे। तो इस केस में आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इस पर डिपेंड करेगी। दूसरी हो गई न्यूक्लियर चार्ज, जितना स्ट्रॉन्ग बीच में होल्ड उतना ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, तो ज्यादा उन्हें पुश लगेगा एक बच्चा बाहर भेजने के लिए। ठीक है, सो अटोमिक साइज, the greater the atomic size, the lesser the force of attraction. Since the electrons of the outermost shell lie further away from the nucleus, thus make their removal easier. So ionization energy is less. जितना साइज बढ़ता जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे, डाउन द ग्रुप वाला देख लेते हैं, जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे सो देयर इज एन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। सो अटोमिक साइज जब नीचे डाउन द ग्रुप आता है तो अटोमिक साइज बढ़ता जाता है, जब साइज बढ़ता जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती जाती है। सो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज, देयरफॉर डिक्रीजेस एज वन मूव्स डाउन द ग्रुप। आई बात समझ? सेकेंड चीज समझते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। द ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेटर इज द अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर मोस्ट शेल। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा तो ज्यादा कंट्रोल होगा आउटर मोस्ट शेल पे, जितना ज्यादा कंट्रोल होगा उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। सो अब आते हैं अक्रॉस अ पीरियड का, पढ़ लेते हैं। द आयनाइजेशन एनर्जी टेंड्स टू इंक्रीज एज वन मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इंक्रीज होती जाएगी। आई बात समझ? नाउ लेट्स कम ऑन दिस बॉक्स जो नोट दे रखा है। नाउ हीलियम विल हैव द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जब हम आप जा रहे हैं अक्रॉस डाउन द ग्रुप, नहीं ये मेंशन ही नहीं करा है। सो हीलियम विल हैव द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी while cesium will have the lowest ionization potential, is not determined correctly as it is radioactive. तो ये वाला पार्ट आप as an exceptional ध्यान रखेंगे। Metals usually have low ionization energy whereas non-metals have high. क्यों? क्योंकि जब हम डोनेशन ले रहे हैं वो देना ज़्यादा आसान है, पर कंपैरेटिवली जब आप नॉन मेटल हैं, जब आप डोनेशन दे रहे हैं और आप मेटल है, लास्ट में एक आधा इलेक्ट्रॉन है, देना आसान है। पर अगर आप नॉन मेटल हैं और आपके आउटर मोस्ट शेल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप डोनेट करना आपके लिए कितना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी एक अनस्टेबल स्टेट में, आप और अनस्टेबल ही हो जाएंगे, आपका आउटर मोस्ट ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो इसीलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल या एनर्जी नॉर्मली नॉन मेटल्स की हाई ही होगी कंपेयर टू मेटल्स। आई बात समझ ना? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे आते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एग्जैक्टली ऑपोजिट है हमारी आयनाइजेशन एनर्जी का। क्विक रिकैप लेते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी हुई? आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी हुई जो हमने एक एलिमेंट को दी, एटम को दी, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो एनर्जी हुई जो हमने एलिमेंट को दी, इलेक्ट्रॉन को, so not actually दी, but how should I explain it? Let's see. So जब हमने एक एलिमेंट को एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो इसका मतलब कि जब हम कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। जब हम एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो एनर्जी तो बाहर आएगी। ठीक है, वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है? The amount of energy release हुई while converting a neutral gaseous isolated atom into a negatively charged gaseous ion by the addition of electron is called electron affinity. इस चीज को हम कैसे समझ सकते हैं कि जो हम हेड ऑफ द फैमिली के बारे में बात कर रहे थे, अब अगर किसी फैमिली में 7 किड्स हैं,
और उन्हें टोटल 8 करने हैं आउटर मोस्ट शेल में ताकि वो एकदम हैप्पी हो जाए। तो उस केस में क्या होगा, जैसे ही वो 8th बेबी बॉर्न होगा या वो फैमिली में ऐड होगा तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ होंगी, बहुत ज़्यादा खुशियाँ होंगी। इसका मतलब कि दे विल बी सुपर हैप्पी। जब सुपर हैप्पी हैं तो हाई एनर्जी है, ठीक है। सो एनर्जी रिलीज हो रही है, आसपास हम खुश होंगे, आसपास हम मिठाइयाँ बांटेंगे, सो एनर्जी रिलीज हो रही है। आई बात समझ? तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन। आप एक बार डेफिनेशन खुद रीड कर सकते हैं। देन वी कम ऑन द इक्वेशन। इक्वेशन क्या कहती है कि x हमारा एलिमेंट है, उसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो x खुद तो एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन बन गया क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, और उसके साथ में क्या हुआ, एनर्जी निकली, दैट इज EA, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। इस केस में भी आपके जो यूनिट है वो सेम है, वोल्ट्स पर एटम या किलो जूल पर मोल, और ये आपकी एक और इक्वेशन हो गई टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और वो किस बात पे डिपेंड करेगी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया जब एनर्जी रिलीज हो रही है, पर हम ये देखेंगे कि एटम ऐड करना किस में आसान है, ठीक है। उसके लिए एक बार क्विक रिकैप लेते हैं चीज़ों का। क्विक रिकैप में हम ये समझेंगे कि जब हम अक्रॉस अ पीरियड जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, अक्रॉस अ पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। सो जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं जनरली, तो हमारा जनरली एज एन हमेशा हमारा साइज इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। और जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो हमारा साइज डिक्रीज होता जाता है। मेरी ड्राइंग्स में मे बी इट्स नॉट सुपर क्लियर, पर साइज डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। सो अब इलेक्ट्रॉन, अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी को रिकैप लें, आयनाइजेशन एनर्जी में ये था कि जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो एनर्जी निकलेगी। अब बाहर निकलना इस केस में आसान था जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, करेक्ट। अब जब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हैं जिसमें कि आपको ऐड करना है इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉन ऐड करना उस केस में आसान होगा जिसमें साइज बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो इस केस में आपका इलेक्ट्रॉन को ऐड करना वुड बी कंपैरेटिवली मच इजी, ठीक है, कि जब आप इसमें ऐड करेंगे तो एनर्जी निकलेगी, ठीक है। लेट्स रीड व्हाट द बुक सेज। नाउ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। Now, the smaller the atomic size, the greater the electron affinity. मतलब जितना closely packed family है और उन्हें टोटल 8 बच्चे पूरे करने, 8 बच्चे पूरे होते ही बहुत ही खुशियां हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा है। तो जितना छोटा साइज होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब एटम का, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, ठीक है। नाउ न्यूक्लियर चार्ज, लेट्स सी एक बार थोड़ा सा इसे आगे पढ़ लेते हैं। Because the effective attractive force between the nucleus and the valence electron is greater in smaller atoms, and so the electrons are held firmly. क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज और आउटर मोस्ट, न्यूक्लियर चार्ज जो हेड ऑफ द फैमिली और बच्चों का जो कनेक्शन है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसमें आपका इलेक्ट्रॉन बहुत फर्मली होल्ड हो जाएगा। जब कोई एंटर होगा तो वो बहुत फर्मली होल्ड हो जाएगा और स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। जब हम बड़े साइज के एटम की बात करते हैं तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि इट्स लाइक अ बिग फैमिली है ना, तो हेड ऑफ द फैमिली इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं करेंगे, तो जब आपका इलेक्ट्रॉन ऐड भी होगा तो इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगी, ठीक है। अब न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं। न्यूक्लियर चार्ज क्या है, हेड ऑफ द फैमिली है। सो ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज मतलब जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, उतना ज्यादा वो खुशियां मनाएंगे, ठीक है। तो द ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बिकॉज इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस द इफेक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जितना ज्यादा उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है उतना ज्यादा वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करके बैठेंगे, ठीक है। उतना ज्यादा उसे स्ट्रांगली होल्ड करेंगे, भाई तुम ऐड हुए स्ट्रांगली यहीं रहोगे, और उतनी ज्यादा खुशियां बांटेंगे कि भाई उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हुआ, उतना एनर्जी रिलीज हुआ। आ रही है बात समझ में? अब जल्दी से ये ट्रेंड देख लेते हैं। In a period from left to right in a horizontal row of periodic table, the atomic size increases and the nuclear charge, atomic size decreases and the nuclear charge increases, ठीक है।
सो एटॉमिक साइज तो डिक्रीज हो रहा है जैसे हम अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं. सो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो रही है. ठीक है, वापस आके पीछे पेज पे देखते हैं. जब हम अक्रॉस अ पीरियड जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है. बढ़ क्यों रही है? क्योंकि जो फैमिली है उसका साइज छोटा होता जा रहा है, पर नंबर ऑफ बच्चे जैसे पूरे होंगे तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, तो बढ़ेगी. और जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी will decrease when we come down the group and it will increase when we are going across a period. So across a period, और आपको जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो इंक्रीज हो रही है. ठीक है, आई बात समझ? Now down the group, moving from the top to the bottom of the group, the atomic size increases more the nuclear charge, thereby causing a net decrease. Exceptional देख लेते हैं. As an exception in group 17, fluorine has lower electron affinity than chlorine, and in group 16, oxygen has lower electron affinity than sulfur. This is because the size of chlorine and oxygen atom is very small. As a result, there are strong interelectronic repulsions and thus incoming electron does not feel much attraction. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि फैमिली का साइज इतना छोटा हो गया है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मतलब बच्चों की आपस में लड़ाई है. ठीक है, जब कोई नया बच्चा उस फैमिली में ऐड भी हो रहा है वो बच्चा इतना वेलकम्ड ही नहीं फील कर पा रहा. मान लो जैसे ही बच्चा आपने ऐड किया वो बच्चा इतना वेलकम ही नहीं फील कर पा रहा कि वो वहाँ एट होम फील करे, सेफ फील करे या बच्चों के साथ खेल पाए. नहीं करेगा. तो इसीलिए उसको एडिशन ज्यादा मुश्किल काम है, इतना इजीली ऐड नहीं हो पाएगा. ठीक है, सो यही आप बात इजीली समझ सकते हैं. सो लेट्स क्विकली रीड इट अगेन. As an exception in group 17, fluorine has lower electron affinity than chlorine. तो फ्लोरीन का साइज कंपैरेटिवली क्लोरीन से थोड़ा छोटा होता है, इसी वजह से ये एक्सेप्शन आपको दिया है. दो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये सिर्फ इसीलिए है ताकि आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन के तरीके से ये चीजें याद रहें. अदरवाइज आप सिर्फ रट्टा मारेंगे तो लास्ट में आते आते भूल जाएंगे. ठीक है, फैमिली का एग्जाम्पल याद रखेंगे तो थोड़ा सा रिमेम्बरिंग इजी रहेगी और रिविजन आसान होगा. और बोर्ड में जब लिखेंगे तो जब आप रिट्रीव करेंगे अपने दिमाग में से इंफॉर्मेशन, वो लिखना भी आसान हो जाएगा. आ रही है बात समझ? चलिए बच्चा पार्टी आगे बढ़ते हैं. इनर्ट गैसेस हैव जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ऐसा क्यों? क्योंकि जब आउटर मोस्ट ऑक्टेट कंप्लीट है, बच्चे पूरे हैं, तो वो क्यों एक्सेप्ट करेगा? सब बच्चे आपस में खुश होकर खेल रहे हैं आउटर मोस्ट ऑक्टेट में, जितने चाहिए उतने ही है, तो वो क्यों और एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा, जरूरत ही नहीं है. ठीक है, Groups 2 and 15 do not show regular trends in electron affinity values. They are exceptions. So ये आपका exceptional case है. This is not asked a lot. It's fine. Now, last paragraph for today. Electron affinity does not show a perfectly regular trend along a period or a group because the number of exceptions. In general, it becomes less negative in going from top to bottom in a group and more negative in going from left to right in the group. It simply says कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है बहुत ही जनरल या बहुत ही परफेक्ट रेगुलर ट्रेंड नहीं दे पाता क्योंकि एक्सेप्शन इतने ज्यादा हैं. ठीक है, एक्सेप्शन ज्यादा होने की वजह से आप बस एक दो एक्सेप्शन अपने याद रखें जो आपका फ्लोरीन क्लोरीन वाले थे. दैट्स इट. ज्यादा एक्सेप्शन इस पार्ट में से नहीं पूछे जाते. एक्सेप्शंस आपके वैसे पूछे जा सकते हैं 1 नंबर 2 नंबर के मार्क्स में, पर जिस टाइप के क्वेश्चंस पीरियोडिक टेबल से हमारे लिए आते हैं जिसमें कि वो आपको एलिमेंट्स के एग्जांपल देते हैं, पोजीशनिंग देते हैं और आपसे ट्रेंड्स पूछते हैं, सो उस केसेस में उन केसेस में आपका ये इतना एप्लीकेबल नहीं होता. बट जैसे जैसे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको ज्यादा समझ में आएगा. पर द स्टूडेंट्स हु आर टारगेटिंग 95 प्लस एक्सेप्शन सारे याद रखने पड़ेंगे, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है. ठीक है, so make sure that you are working on everything. So आज के सेशन के लिए we'll cover this much. Next session में हम इसके आगे कवर करेंगे, that is electronegativity and the rest of the chapter. All right students, so this is it for today's session.
आज के सेशन में हमने पीरियोडिक टेबल के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कवर करे हैं। आई होप आपने आज का सेशन पुराने थ्योरेटिकल वीडियोस को देख के ही अटेंड किया होगा, एंड इफ नॉट तो मेक श्योर कि आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस और थ्योरी प्रैक्टिस करें। इन दिस सीरीज दैट वी आर डूइंग, हमने टारगेट किया है कि इन 4 months वी कंप्लीट द इंटायर सिलेबस फॉर केमिस्ट्री इन डिटेल। सारा थ्योरेटिकल पोर्शन भी डिस्कस करेंगे एंड वील ऑल्सो डिस्कस द क्वेश्चंस। सो मेक श्योर दैट यू स्टिक अराउंड विद द सीरीज। तो आपको केमिस्ट्री में ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। एवरी वीक पुट फॉरवर्ड 4 to 5 hours and everything will be on point. So thank you so much for today, and we'll catch up in the next session of the series.